करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। मतलब अगर अपन थोड़ा सा भी स्ट्रेटेजिकली इसको अगर प्लान कर लेंगे तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं है, बहुत कम एफर्ट में आप बहुत अच्छा गेन, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इतना इजी सब्जेक्ट है ये। तो ये है सर, 4 से 5 क्वेश्चन है, लेकिन टोटल 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर अपन ने अपने लिए, मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो। और राम सिंह जी का मैसेज आ रहा है, उनको नहीं भेजा क्या सर? सर मैंने सेंड तो कर दिया था, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। तो एक मिनट। हम लोग बात कर लेते हैं। आप जैसे नेक्स्ट 14 डेज जो है, अभी आपसे भी बात करेंगे कि पिछले 14 दिन के अंदर आपके क्या इश्यूज आए हैं, उन पे बात करेंगे। उससे पहले अपन अभी एक बार राम सिंह जी जुड़ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जो फर्स्ट पेपर है जीके एंड जीएस वाला, उसके अंदर अब नेक्स्ट 14 डेज के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इनके बारे में। तो इसको अपने को कैसे पढ़ना है तो इजी हो जाएगा चीजों को। देखो, एक तो आप नॉर्मली हम पढ़ते हैं, और थोड़ा सा मैंने पिछले सेशंस में बताया था कि हम चीजों को थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं तो चीजें जल्दी ग्रेस कर पाते हैं। तो ज्योग्राफी मेरा पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में और सब्जेक्ट के बजाय। इसको अब इसकी कॉन्सेप्ट समझनी है बस आपको। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे बुक लिस्ट जो ये बता रहे हैं, उन बुक लिस्ट के अलावा अपने को एक्स्ट्रा चीज क्या करनी है। एक तो अपने को वर्ल्ड मैप, जो ऑलमोस्ट आप जो तैयारी करते हैं उनके रूम्स के अंदर मिल जाते हैं, वो वर्ल्ड का मैप। और एक मैं सजेशन और दूंगा आपको, एक आपको ग्लोब खरीदना है। ग्लोब के थोड़ी बड़ी साइज का लेना, तो वो कहीं ना कहीं अपने रूम में भी दिखता हुआ अच्छा लगेगा, और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब वो किस सेंस में हेल्प करेगा कि देखो, अब आप सिलेबस की बात करते हैं तो पहला टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसके अंदर आते हैं ब्रॉड फिजिकल फीचर्स। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स पे जाने से पहले भाई, पृथ्वी की हम बात करें, पृथ्वी के प्रमुख भौतिक विभागों की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, प्लेन्स आते हैं, नदियां आती है, प्लेच्यूज आते हैं, महासागर आते हैं, इन सबको। तो ये इसके मूल में जाना पड़ेगा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति से लेके ये चीजें कैसे फॉर्म हुई। ये अचानक तो हुई नहीं, कई सैकड़ों हजारों सालों करोड़ों सालों का टाइम लगा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक तो 11th और 12th इसकी एनसीईआरटी है, ओल्ड ज्योग्राफी। उसके अंदर तीन चार चैप्टर हैं। वहां से आपको जो बेसिक चीज, एक तो है प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसको प्लेट विवर्तनिकी हिंदी में जो बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। उसको ज्योग्राफी में बहुत अच्छा समझाया हुआ है इसमें एनसीईआरटी के अंदर। उसको आप समझ लोगे तो बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। प्लेट टेक्टोनिक्स से आप समझ जाओगे तो ये जो की माउंटेन, जैसे मान लो अपन उदाहरण ले हिमालय का, कि उस प्लेट टेक्टोनिक्स में अलग अलग प्लेटें हैं, जैसे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, अमेरिकन प्लेट हो गई। ये अलग अलग प्लेट है। तो इन प्लेट्स टेक्टोनिक्स में आपस में ये कैसे भिड़ी। तो जैसे अपन बात करते हैं हिमालय की, तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग थी, यूरेशियन प्लेट अलग थी कई करोड़ों सालों पहले। फिर वो एक दूसरे से खिसक के, और जब आपस में टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति हुई तो अपन नॉर्मली अगर देखें ना, मान लो दो पत्थर लेके देखना आप, एक एक पतला और एक थोड़ा सा मोटा, उनको आप यूं भिड़ा के देखना, तो जो पतला पत्थर होगा ना, पतली जो प्लेट टाइप की होगी, वो ऊपर उठेगी, और जो भारी होगा वो नीचे जाएगा। तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी थी, वो उससे टकराई, तो यूरेशियन प्लेट यूं ऊपर उठी। उसके ऊपर उठने से क्या बना, पहाड़, ये माउंटेन्स बन गई, पूरी श्रृंखला बन गई हिमालय की। तो इस माउंटेन्स में अगर हम जाते हैं तो माउंटेन्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे 3 4 प्रकार है। जैसे फोल्डेड फोल्डेड माउंटेन्स हो गई, इसके अलावा आपके वोल्केनिक माउंटेन्स हो गई। तो फोल्डेड माउंटेन्स का ये उदाहरण हो गया। जैसे मान लो कि प्लेट टेक्टोनिक्स आप पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी ये की फोल्ड माउंटेन हुई, कि जैसे आके यूं बढ़ी तो उनमें फोल्ड पड़े। अब आप हिमालय के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हिमालय को देखो, उसमें पूरे फोल्ड पड़े हुए हैं उसमें। और इधर गड्ढा हुआ, जैसे मान लो यूं ऊपर उठ गया तो इस तरफ गड्ढा हुआ, उस गड्ढे को धीरे धीरे जैसे जैसे नदियां वहां से बर्फ पिघली, नदियां आई, नदियां बहा बहा के वहां से उसके अवसाद लेके आई, उस गड्ढे को भरी, तो वहां मैदान बन गए, जैसे गंगा वाले एरिया मैदान बन गए। और हिमालय के ऊपर वाले हिस्से को देखोगे, जैसे मान लो हिमालय यूं उठा, वो एकदम ऐसे हो गया, तो वो तिब्बत का पठार बन गया। तो वो प्लेट टेक्टोनिक्स अगर आप पढ़ लोगे ना, 2 3 पेज का, ये उसको अगर ढंग से पढ़ लो तो ये इनकी फॉर्मेशन वो सारी समझ में आ जाएगी। तो अब लेकिन इनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हमने देखे हैं, तो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स में आते हैं माउंटेन्स के। तो वो पूछते हैं, एक तो मेन मेन माउंटेन्स के जो मैंने आपको प्रकार बताए, जैसे एक तो फोल्डेड माउंटेन हो गई, एक ब्लॉक माउंटेन है,
वो प्लेट टेक्टोनिक्स में एक तो मैंने बताया आपस में बैटरी, एक ये होता है कि दोनों अलग अलग जा रही है, दो प्लेट है, दोनों अलग गई, वो अलग गई तो बीच में खड्डा हो गया और वो ऊपर उठी रहेगी, तो बीच में वो ब्लॉक माउंटेन बन गई, जैसा जिसका उदाहरण है मान लो वासजेस माउंटेन है फ्रांस के अंदर। एक हो गई वो जो वोल्केनिक, मान लो वोल्केनिक लावा उसका निकला, निकलने से वो जम गया, जैसे फ्यूजियामा है, माउंट फ्यूजियामा। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये पूछते हैं कि ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो अपने को ये ध्यान है कि ब्लॉक माउंटेन्स यही है, जैसे हिमालय हो गया, सेम ऐसे ही ब्लॉक ब्लॉक जो माउंटेन्स हैं उनके उदाहरण कौन से हैं, वोल्केनिक के उदाहरण कौन से हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स अगर आप पढ़ लोगे तो वहां से ये आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन आते हैं फिर ये जो चोटियां है ना, इन चोटियों के बारे में पूछते हैं वो, तो वो अपने को रटनी पड़ेगी वो तो, कि साहब जैसे एशिया के अंदर माउंट एवरेस्ट हो गया, अब ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, एकांकागुआ, साउथ अमेरिका का हो गया, विंसन मैसिव, ऐसे जो मोटे मोटे हैं, जैसे एटलस पर्वत कहाँ पे है, तो वो एक बार जो आप, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का जो मैप है उसको ये एक बार में चीजें याद नहीं होती, जब हम बोर हो रहे होते हैं तो एक बार जैसे अपन बैठ खड़े हैं, मैप देख लिया, या आपने जो बताया ग्लोब, ग्लोब को भी हम बार बार देख लेते हैं, तो ग्लोब से भी अब चीजें समझ में आती है कि यार कौन सी माउंटेन कहाँ है, बार बार देखते हैं कि यार ये माउंट एटलस यहाँ पे है, एलब्रूज यहाँ पे है, ये एकांकागुआ यहाँ पे है, हिमालय यहाँ पे है, इतने से इतना फैला हुआ है। तो ये ब्रॉड फिजिकल पिक्चर्स में जैसे माउंटेन्स का हो गया। राम सिंह जी कुछ आप उसमें ऐड करो तो। देखो, दो चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो जो बताया था ज्योग्राफी में क्या है, एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, और दूसरा जो मैंने ट्रेंड्स देखा है इसके पीवाईक्यू के बेस पे, तो उसमें तो क्या है कि यदि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं है और कोई रट के भी चला जाए तब भी काम तो हो जाएगा, बट बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि एसआई वाले आरएस का एग्जाम देते हैं तो तैयारी होती है, वो कंप्रेहेंसिव तैयारी होती है, तो उसके लिए क्या आप कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर करो। तो इन्होंने जैसे एग्जाम्पल से एक समझाया था कि यदि आप प्लेट टेक्टोनिक्स वाला टॉपिक कर लेते हो तो आपके माउंटेन्स, प्लेटो, ये सब ट्रेंचेज वगैरह के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे जो सबसे बेस्ट है ना, जो वीडियोज मेरे को अभी तक मिले, मैंने यूट्यूब पे जो अलग अलग देखे थे, मैं जब खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उस टाइम से ही मैं उनका फैन हूँ, और वो सच में बहुत अच्छे वीडियो है। मरुनाल करके है, कई लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ कुछ नए लोग जुड़े होंगे, तो मरुनाल करके आप यूट्यूब पे जाना, और उसमें रतंजलि मैम करके हैं, उनके यूट्यूब पर वीडियो है। तो खास करके मैं ये कहूंगा कि इंडियन ज्योग्राफी के तो उनके जो वीडियो है ना वो सारे देख डालना। एक बार तो टाइम लगता है उनको, आप देखना, फिर जैसे जैसे टाइम मिले ना, दो बार तीन बार अच्छे से देखना, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और कुछ कुछ वहां पे फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो फैक्ट्स तो चाहे आप वहां से याद मत करना, क्योंकि आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप गाइड से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वहां से पढ़ लेना एक बार जरूर, उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। क्योंकि वहां क्या है, जैसे पूरी एनसीईआरटी और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है ना, उनका पूरा एक समरी बना के उन्होंने एक ही वीडियो में डालने की कोशिश की। वो वीडियो मैंने खुद ने देखे हैं, मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, तो इसलिए वो वीडियो देखना। वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसकी वीडियो क्या है, बहुत ज्यादा है, और एसआई में तो उनकी जरूरत नहीं है, जिसको ज्यादा पढ़ना है बहुत डीप में वो तो देख सकता है। अदरवाइज एसआई के लिए जो देवलाल जी ने बताया, जैसे एक तो प्लेक्टोटोनिक्स की वीडियो देख लेना, उसके अलावा प्लेटोज वगैरह, माउंटेन्स वगैरह, ऐसे हल्के हल्के देख के एक बार बेसिक आइडिया लेना कि कैसे बनते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी के थ्रू यदि कोई जाना चाह रहा है, एनसीईआरटी में फिजिकल ज्योग्राफी में दिया हुआ है, लेकिन उसकी लैंग्वेज इतनी टफ है ना हिंदी में, कि मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट डायरेक्ट उसको पढ़ के और समझ लेगा कि कैसे प्लेटो बनते हैं, कैसे माउंटेन बनते हैं। तो कोशिश करो कि पहले वीडियो देख लो और उसके बाद आप नोट्स पढ़ो। अच्छा, मैप के अलावा जैसे मैं ये लेके बैठा हूँ ग्लोब, मेरे पास तैयारी के लिए खरीदा था, हालांकि छोटा है, तो बड़ी साइज का जैसे आप ग्लोब लेके बैठोगे ना, तो जो देखो चीजें क्या है, पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिकली हम देखते हैं। जैसे ग्लोब है तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वो 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री वाला, कि वो 66.5 डिग्री झुका हुआ है या 66.5 डिग्री का कौन बन रहा है। तो इसमें आप ग्लोब एकदम वैसे उसी देखो, ये एकदम मेरे झुका हुआ टाइप में, इसके अंदर लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड या आप पढ़ लोगे, जोन्स पढ़ लोगे कि जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के इधर ये लॉन्गिट्यूड ऐसे आ रहे हैं, लेटीट्यूड ऐसे आ रहे हैं। उनके अंदर आप विंड्स का पढ़ लोगे ना, कह रहा हूँ एक बार तैयारी करते हैं तो आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। जैसे ज्योग्राफी का तो इतना बढ़िया सिस्टम है कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मान लो जैसे अपन ग्लोब की बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर जोन बने हुए अपन पढ़ते हैं ना, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। वो कटिबंधों का आप देखोगे तो वो सीधा सा कारण है। मान लो अब ये जैसे झुका हुआ है, अब सूर्य की रोशनी यहाँ सीधी पड़ेगी, हमेशा ही पड़ेगी, ये घूमेगा तो हमेशा यहाँ सीधी पड़ेगी, तो ये यहाँ हमेशा गर्मी रहेगी, सीधी सी बात है। आप इसको देखोगे, अब किताब में पढ़ने से बजाय अगर ग्लोब में देखोगे ना, तो हमेशा सूर्य यहाँ से चमकेगा तो यहाँ सीधा पड़ेगा, हमेशा गर्मी रहेगी। तो ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ गर्मी भी रहेगी। अब गर्मी जहाँ रहेगी तो हम सीधी सी बात है कि जहाँ टेम्परेचर हाई होता है तो वहां हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है,
ऊपर उठती है तो वहां लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। अब जब लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जब निम्न दाब का क्षेत्र, तो दूसरी जो हवाएं हैं वो उस तरफ भागती है। तो हवाएं जैसे मान लो इधर से आई तो वो आके और फिर वो टकरा के ऊपर उठती है। ऊपर उठ के एक सर्टेन लिमिट पे जाने के बाद में फिर वो वापस फैल के एक जगह नीचे उतरती है। तो जिधर आ रही है वो लो प्रेशर जोन है, ऊपर उठी और यूं फैल के जहां नीचे जा रही है, तो हवाएं जैसे ऊपर से नीचे आ रही तो वहां प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगी, तो वो हाई प्रेशर जोन हो गए। तो इनका एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है वो चीजें। कैसे? आप देखो जहां जहां हाई प्रेशर जोन है, जहां हवाएं उतर रही है, मोस्टली जो डेजर्ट्स हैं, जो रेगिस्तान है, वही मिलेंगे, क्योंकि वहां बरसात नहीं होती। सेम ऐसा ही अपने इस ग्लोब में जैसे अपन देखते हैं कि साहब ये लोग जैसे भाई इस बार मानसून मजबूत रहेगा, जैसे बता देते हैं ना 6 महीने पहले भाई इस बार मानसून तेज रहेगा, कम रहेगा, तो ऐसा कोई सपना तो आता नहीं। तो अब ग्लोब में आप देखो, जैसे इंडिया के अंदर मानसून कहाँ आता है, हम बात करते हैं कि साहब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आ रहा है, तो वो आ किधर इस तरफ से आ रहा है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के पास से आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ हमारे जो सैटेलाइट लगे हुए हैं, यहाँ से वो देखते हैं। अब वो अब और थोड़ा इधर जाते हैं तो इधर ग्लोब में हम देखते हैं साउथ अमेरिका आ गया। तो साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पास पास में इधर। अब साउथ लालिना, अल नीनो, ये सारे इफेक्ट आपको यहाँ से अगर एक कॉन्सेप्चुअल पढ़ लोगे ना, कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन बनेगा, हवाएं यहाँ से मूव होगी, फिर अफ्रीका के पास में मेडागास्कर के पास आके ये इस 0 डिग्री को क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद वापस इनका दिशा बदलती है और ये इंडिया की तरफ जाते हैं। अब मान लो पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी वो हाई प्रेशर जोन बन ही नहीं रहा, तो वहां से पता लग जाएगा इस बार हाई प्रेशर जोन नहीं है, तो इस बार भारत में कम होगी, मानसून कमजोर रहेगा। मान लो हाई प्रेशर जोन तेज है, तो पता लगेगा इस बार कम बरसात होगी या ज्यादा बरसात होगी। सेम यही है साउथ अमेरिका का ला नीनो या अल नीनो वाला। मान लो पेरू वाले जो साइड में है, यहाँ पे वो गर्म जलधारा बहती है, कई बार ठंडी जलधारा बहती है, तो ठंडी बहेगी तो वो और ज्यादा मजबूत करेगी, तो बढ़िया आएगी, तो वो अल नीनो का हो गया, ला नीना सॉरी। और वो मान लो गर्म हो गई तो वो उसको उधर से खींचेगी, वो कमजोर कर देगी। तो ये ग्लोब रख के आप पढ़ोगे ना वो ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक्स के साथ, तो आपको एकदम कंसेप्ट एक बार समझ में आ गई तो पूरा मॉनसून सिस्टम समझ में आ जाएगा, अक्षांश समझ में आ जाएंगे, देशांतर समझ में आ जाएंगे। ऐसे ही प्लेट टेक्टोनिक्स का जैसे ब्रॉड फिजिकल फिगर्स की अपन ने बात कर ली, माउंटेन्स उसके अंदर होगी। फिर अभी मैंने बताया ना भाई, हिमालय उठा, फिर खड्डे हुए, उनको भरा, प्लेन्स बन गए। जैसे अपने भारत की बात करें तो गेंगेटिक प्लेन्स है, जो गंगा वाले एरिया, मैदान ये से भर गए। उसके बाद में आते हैं फिर प्लेच्यू, पठार आते हैं। अब पठारों के भी वही 2-3 प्रकार है अलग अलग। एक तो वो है जो टेक्टोनिक्स से बने, जैसे तिब्बत का पठार है वो ऊपर उठने से बना है। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर दक्कन का पठार है, वो है वोल्केनिक इरप्शन। मान लो लावा निकला, लावा निकल के फैला, जम गया और वो पठार बन गया। तीसरा रेजिड्यूशियल है, अवसादी ये टाइम एक मिनट देवलाल जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से है ना, जैसे आज ये जितने भी लोग जुड़े हैं अपने साथ, ये जानना चाह रहे होंगे एक तो, कि जैसे हम लोगों ने किया आरएस का एग्जाम क्वालिफाई किया, तैयारी की, तो जो स्टूडेंट्स है ना, मेरे हिसाब से उनकी मनसा ही रहती है कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। वो बाकी वही बता जैसे रहा हूँ मैं कैसे पढ़ना। हाँ, वो ठीक है। जैसे अदरवाइज तो अपनी क्लास मुझे लग रहा है बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड है तो हम लंबे भी कर सकते हैं। तो एक तो आपने जैसे ग्लोब का बता दिया, ग्लोब यदि आपके पास है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नहीं, वो लेना ही है, मस्ट लेना। अगर ज्योग्राफी समझ नहीं है ढंग से, आपका एक भी क्वेश्चन खराब नहीं होगा, 100% है। हाँ, और ये महंगा भी नहीं आता, ज्यादा सस्ता ही मिल जाता है। और दूसरा फिर एक मैप है ना, जैसे मैं क्या करता था, आप मैप जो जिस कमरे में रहते हो आप या घर पे रहते हो, जहां भी तैयारी कर रहे हो, वहां पे वर्ल्ड मैप लगा लो, इंडिया का मैप लगा लो। और मैं तो ऐसे करता था कि लंच के बाद उसको 10 से 15 मिनट डेली देखता था। ऐसा रूटीन बना लिया था कि जैसे लंच करूंगा, फिर इतना था कि वो मैं खड़े खड़े उसको देखता रहता था। तो 10 से 15 मिनट डेली का रूटीन हो गया था। तो उससे फिर क्या, आपका मैप की आदत पड़ जाएगी। कभी जैसे अपना जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें मैं देख रहा था, कभी यदि जल संधि देखनी है आपको, वाटरवेज देखने हैं, तो एक दिन पूरा का पूरा वहीं टिक कर दो। अपना पेंसिल ले लो या पेन ले लो, उससे टिक कर करके पढ़ोगे। अच्छा, ये वाली लुजोन यहाँ है, जिब्राल्टर यहाँ है, इसके इस तरफ ये है, इसके इस तरफ। तो आप देखोगे तो वो वाटरवेज, लेकिन उसके साथ साथ आपको और कंट्रीज भी मिल जाएंगे, 1-2 ट्रेंचेस दिख जाएंगी, आपको बाकी चीजों को पता लगेगा। तो उससे आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखो कि 1 से 2 महीने में आपको सारी चीजें है ना, देखने तो गए थे आप सिर्फ ट्रेंचेज, माउंटेन्स वगैरह, लेकिन उसके आसपास का पूरा वर्ल्ड का एक आपको ओवरव्यू पता लग जाएगी, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। तो फिर ये खास करके 4 में से एक ऑप्शन आपको देखना होता है, तो वो आपको एग्जाम बहुत हेल्प करेगा, उसमें से 1-2 एलिमिनेट करके और जल्दी पहुंच जाओ। तो एक मैप वाले में ये भी ऐड कर सकते हो, आपके डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट दे दो तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सब टॉपिक का अपना ओरिएंटेशन टाइप में बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं थोड़ा उसमें डीप में चला गया था। तो अब हाँ नहीं, कोई नहीं, ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए तो एक बार बता ही सकते हो कि इस तरह से पढ़ना है। वो तो
ब्रॉड अब ये फिजिकल बच्चे भी, फीचर्स इनके में, पास भी पूरा टाइम है फिर। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स में जैसे मैंने बता दिया आपको, ये सारी चीजें आएगी क्या? माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, लेक्स, ओशियंस, ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स तो कोई 5-7 एक ही है, जैसे पंपास, प्रेरी, वेल्ड, डाउन्स। तो उनको आप याद कर लो भाई, ये है कहाँ कहाँ। इनके ये क्वेश्चन आते हैं सर, पंपास कहाँ पे है, वेल्ड कहाँ पे है, डाउन्स कहाँ पे है। तो वो उनका कई बार क्रॉस वो मिलाते हैं कि वेल्ड लिख दिया आगे ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स लिख दिया अमेरिका, प्रेरी लिख दिया साउथ अमेरिका, तो वो क्रॉस करवाते हैं ये कहाँ है। तो ये ऐसे ग्रासलैंड्स हो गई। ओशियंस हो गए जैसे 7-8, तो ये मेन ही है। इनके अंदर छोटे छोटे फिर सागर है, वो उनका कई बार ये पूछ लेते हैं साहब, ये मारमारा सागर है, ये कहाँ, किन किन सागरों के बीच में है, काला सागर है, ये कहाँ है। तो ये सारी चीज आप मैप्स पे देखोगे तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है वो वहां से कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, कभी चाहे आरएस की तैयारी करो आप आगे जाके, अभी बोले से आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जो सेकंड टॉपिक आता है इसमें वो है है, ना, एक सेकंड में ऐड करना चाह रहा हूँ, इसमें एक काम और कर सकते हैं। जैसे मार्केट में कहीं भी जाएंगे ना, किसी भी शॉप में 1 रुपए का एक मैप आता है, वो काफी रफ और छोटा सा आता है। तो उससे 15 से 20 इंडिया के मैप खरीद लो और 15 से 20 आप वर्ल्ड मैप खरीद लो। उसके बाद क्या है, जैसे अपनी ये जो चल रही है ना क्यूबिट, उसके हिसाब से आप टॉपिक वाइज चले जाओ। जैसे ब्रॉड फिजिकल फीचर्स हैं तो उस वाले में आप 2 से 3 मैप यूज करो। जिस दिन हो कोशिश करो कि उससे पहले आप एक बार मोटा मोटा सा उस मैप में खुद ही आइडेंटिफाई कर लो कि अच्छा ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ऐसे ऐसे कर लो। फिर आप टेस्ट दे लो। टेस्ट के बाद में सॉल्यूशन में आपको लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे माउंटेन पे कोई क्वेश्चन होगा तो उसके बाद ये लगभग 10 लिस्ट दे दे, 10 माउंटेन की लिस्ट देंगे। उस वाले को आप फिर उस मैप पे इंडिकेट कर लो। इस तरह से यदि करोगे तो आपकी ज्योग्राफी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। ये भी एक तरीका है। हाँ, आप कंटिन्यू रहें देवलाल जी, इसके बाद नेक्स्ट। सेकंड टॉपिक की अपन बात करते हैं। सेकंड टॉपिक है एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज। तो एनवायरमेंटल के अंदर सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का आता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसको तो जैसे 6 क्लास के में पढ़ा जाता है आजकल, तो वो हमें अच्छे से समझना आना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ऑलमोस्ट आता ही होगा जब ऐसे की तैयारी कर रहे हो तो। बाकी एनसीईआरटी में जाओगे तो सीधी सी बात है कि वो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है और जो इनकी किरणें हमारी जरूरी है, एक सर्टेन टेम्परेचर अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो एक एल्बिडो इफेक्ट होता है भाई, वो वापस उसको उत्सर्जित कर देती है पृथ्वी। लेकिन पोल्यूशन की वजह से वो एक लेयर बनती है जो उनको बाहर नहीं जाने देती है, तो वो अंदर ही अंदर उसको गर्म करता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो इसके अंदर ज्यादातर ये इश्यूज आते हैं एनवायरमेंटल वाले के अंदर, तो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। फिर उसमें वो कई वर्ड्स पूछ लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम एक आया था, इसमें आरएस में आया था शायद, ऐसे में आया था ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या है, तो ऐसे उसके कुछ ये आपको प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स, उसके कुछ कीवर्ड्स हैं तो कई बार वो पूछ लेते हैं। तो एनवायरमेंटल वाले के अंदर ज्यादातर तो यही है। इसके अंदर ओजोन डिप्लेशन वाला है। अब देखो, मैं अब आपको बता रहे हैं कि ओजोन क्षरण अब ये हो कहाँ रहा है, वो हो रहा है ध्रुवों पे। अब जैसे अब ये लेके बैठे हैं ना, तो अब आप ऐसे कोई जैसे कोई थाली है उसके अंदर कुछ कुछ डाल के उसको एकदम घुमाओ ऐसे, तो वो जाके कहाँ इकट्ठा होगा, बिल्कुल सेंटर में। तो जो जहां कहीं भी पॉल्यूशन हो रहा है ना, अब ये पृथ्वी घूम रही है, तो पॉल्यूशन भले से हम इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन वो इकट्ठा जाके हो रहा है कहाँ पे, ध्रुवों पे। तो नॉर्वे, अब जैसे मालूम नॉर्वे वाले लाखों करोड़ों रुपए फंड दे रहे हैं इस यूरोपियन कंट्रीज, तो उन क्योंकि इफेक्ट उन लोगों पे आ रहा है। तो ये ओजोन डिप्लेशन भाई उन लोगों पे वहां क्यों हो रहा है, ओजोन क्षरण, वहां पे वो परत कौन सी है, कौन सी गैसें जा रही है, तो ये मोटी मोटी चीजें पूछते हैं। सीएफसी का उत्सर्जन कैसे हो रहा है, उसके लिए कौन सी एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ऐसे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, COP20 वाले थे, तो वो ये प्रोवाइड करा देंगे। तो ये एक बार आप समझ जाओगे, फिर इनको याद रखने वाली बात है। इस वाले में ना जैसे एक क्वेश्चन हर बार लगभग आता है, संधियां जिसको कन्वेंशन भी बोलते हैं, क्योटो संधि एग्रीमेंट्स वगैरह। हाँ, तो उस वाले में क्या है कि आप नंबर वाइज है ना एक बार याद कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे भी एग्जांपल समझा रहे थे तो मैं बताऊं, जैसे 1972 से स्टॉकहोम कन्वेंशन से इनकी शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता हुई, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनना शुरू हो गया। फिर 1988 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ब्रेटलैंड करके एक रिपोर्ट आ गई। फिर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बन गया। फिर यूएनएफसीसी आ गया 1992 में, रियो दे जनेरियो जिसको +20 का हमेशा बोलते हैं, 92 +20 वगैरह। फिर ये इनका क्या है, कंटिन्यू चलता रहता है। फिर आप जैसे सीक्वेंस से चलोगे ना, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आ गया, फिर जोहान्सबर्ग प्रोटोकॉल आ गया, फिर 2016 में किगाली प्रोटोकॉल, ऐसे नंबर वाइज चल रहे हैं। एक बार आपने सीक्वेंस से याद कर लिया ना, और वो भी ये ध्यान रखते हुए कि CO2 एमिशन से कौन से रिलेटेड है, ये 4-5 है। बायोडाइवर्सिटी कौन से रिलेटेड है, ये नागोया है, कार्टेजन है, ये इस टाइप के हैं। एक बार लिस्टिंग से याद कर लो तो एक क्वेश्चन इसमें हर बार लगभग आ ही जाता है। और ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक ही चैप्टर काफी है, किसी भी एनवायरनमेंट की बुक में मिल जाता है। तो कोशिश करना कि सीक्वेंस से याद हो जाए कि पहले ये किया,
फिर ये किया, ये कामयाब नहीं हुआ तो ये किया। ये एक पढ़ने का अच्छा तरीका होता है। इसी से जुड़ा हुआ जो बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक है, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी, तो उसके अंदर ज्यादातर तो हॉट स्पॉट्स पूछते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने बताया था 0 डिग्री वाला, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, तो वहां जैसे मान लो आप अमेजन के जो वर्षावन है, रेन फॉरेस्ट वाले हैं, अफ्रीका के हो गए, अपने हिमालय हो गया, तो ये ऐसे कुछ हॉट स्पॉट है, तो वो ये प्रोवाइड करवाएंगे। उससे याद करना भाई ये हॉट स्पॉट क्या है, इनसे रिलेटेड फिर वो अलग अलग बनी हुई, जैसे WWF है और IUCN है, सॉरी एक IUCN वाला है, तो वो अलग अलग इसके बनी हुई है संधियां उसके बचाने के लिए। इंडेंजर्ड अलग अलग, भाई कौन सी इंडेंजर्ड है अभी, कई हो जाती है तो विलुप्त प्राय श्रेणी में आ जाते हैं। कौन से, जैसे डोडो एक आया था एक बार SI में, 2014 वाले में आया था, एक डोडो पक्षी का आया था, तो वो विलुप्त हो गए दुनिया से। तो वो इसमें इतने लिमिटेड है, ज्यादा चीजें नहीं है इसमें। कोई आप UPSC से कोई ध्यान हो तो आप बताओ कुछ। यही है इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना मेनली, जैसे मैं भी देख रहा था उसमें, तो या तो जो लेटेस्ट कन्वेंशन होगा बायोडाइवर्सिटी पे उससे रिलेटेड आता है, या कोई बहुत फेमस रहता है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा हुआ है। इस टाइप के आएंगे। अभी 2016 में किगाली प्रोटोकॉल हुआ था, वो काफी फेमस है आज के दिन, ओजोन वाले मामले में या CO2 को लेके। तो इस तरह से ही मेरे हिसाब से एक बार सीक्वेंस से कर लेंगे, तो इसमें तो ज्यादा डीप तो आता नहीं, तो बहुत तो ज्यादा ज्यादा डीप आएगा टॉपिक, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 टॉपिक तो ये हो गए, ज्यादा टॉपिक है नहीं, ज्यादा लंबा है नहीं। लास्ट टॉपिक है वो इंटरनेशनल वाटरवेज वाला टॉपिक है, ये भी एक बार रटने वाला है। इंटरनेशनल वाटरवेज की अगर बात करें तो जैसे मान लो मेन जो है वो स्वेज वाला है, तो इनमें ये पूछते हैं भाई इनका निर्माण कब हुआ था, कौन से कौन से सागर को वो जोड़ती है। एक पनामा हो गया, इनके अलावा फिर डेन्यूब, वोल्गा, नीस, ये आपस में इंटरकनेक्टेड, जैसे यूरोप के अंदर चलता है। और कनाडा और अमेरिका वाली सीमा के ऊपर जैसे वो 4-5 नहरें हैं, सू, इरी, ओंटारियो, मिशिगन, मिसिसिपी, वो नदी है। तो इनका अगर याद कर लेते हैं ना, इनका नॉर्मली वो ये पूछते हैं, जैसे स्वेज का हमेशा कई बार क्वेश्चन आता है कि स्वेज नहर कौन से सागर को जोड़ती है, तो उसका तो जैसे मान लो कोई कीवर्ड टाइप का भी बना सकते हो। जैसे मैंने इसका बना रखा था भूल से, तो भूमध्य सागर और लाल सागर उसको स्वेज जोड़ती है, जैसे भूल से, तो याद रह जाएगा ऐसे। तो ऐसे आप छोटे छोटे कोई कीवर्ड बना के याद कर सकते हो। जैसे पनामा है, पनामा का देखिए, क्या है। वैसे देखेंगे तो क्या है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और 4 से 5 टॉपिक है। तो ये मान के चलो कि एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, तो वाटरवेज पे एक तो आएगा ही आएगा। तो इसकी क्या है, बस आपको रटने हैं, लिस्टिंग करनी है, और लिस्टिंग में भी कितने ज्यादा ज्यादा 30 होंगे, उससे डीप आता नहीं है। मेनली तो इसी टाइप का आता है, और जो थोड़ा चर्चा में कम रहे वो आने की ज्यादा संभावना रहती है। तो इसके लिए आप क्या करो, जैसे अलग अलग मैगजीन से पढ़ने में तो आप इतनी मैगजीन तो बार बार पढ़ोगे नहीं। तो ये एक टॉपिक ऐसा है कि सिर्फ रटना ही है, और ज्यादा से ज्यादा 40 होंगे, तो आप उसकी खुद ही लिस्टिंग कर लो। वो कैसे करोगे, जैसे जिस मैगजीन से आप पढ़ रहे हो ना, उसका आप खुद के नोट्स बना लो, एक पेज में उसको लिख लो। फिर एक लुसेंट को जरूर रेफर कर लेना, उसमें एक लंबी चौड़ी अच्छी लिस्ट दी हुई थी, जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे अच्छा लगता था। और यहाँ तक कि मैं तो RAS का जब भी एग्जाम देने जाता था, एक बार पहले उस लिस्ट को देख के जाता था कि वहां से भी कुछ आ ही जाता है। वहां से कर लो कॉपी। फिर उसके अलावा आपको जो भी नया मिलता है ना, जैसे जो आपके पास पहले से हो तो आपको याद ही रहेगा, कुछ भी नया मिलता है जैसे भी अपने सॉल्यूशन में डालेंगे। मान लो आपको कोई 2 नहीं मिल गई, तो वो लिख लो। उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट में SI का एग्जाम होने से पहले कोई टेस्ट सीरीज देंगे, या किसी से सुन लेंगे, या कहीं आपको और नोट्स में मिल गया, उन सबको अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, तो लास्ट में जाके आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बन जाएगी। और एटलीस्ट इस टॉपिक पे तो फिर आपका गलत नहीं होगा। तो कुछ टॉपिक्स को तो आप इस तरह भी तैयार कर सकते हो, इसमें तो रटना ही है, और कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ने, बस ये तो ये देखना आपको कहाँ है किन दो के बीच में। तो इसके खुद ही नोट्स बना लो, और एक लंबी चौड़ी फाइनल लिस्ट हो जाएगी आपके पास। तो सर वर्ल्ड वो ज्योग्राफी के लिस्ट अंदर ये अपन भी सर वो लिस्ट अपन भी प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो जो सिलेबस में वर्ड्स मेंशन है उनकी लिस्ट प्रॉपर एक मतलब 4 या 5 पेज में कवर कर देंगे पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी को। ठीक है। नहीं, वो कब करोगे फिर आप इनको, जैसे ये सर अपने अभी जो स्टूडेंट्स वो जुड़े हुए नहीं, हैं। इनको अभी नहीं देंगे, वो इनको पहले पढ़ने दो पूरा प्रॉपर, इनको करने दो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने दो, तब ये सिलेबस मतलब ये वीक पूरा हो जाएगा, तब उसके बाद दे देंगे एक इनको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। अभी ये बस प्रॉपर पढ़ लें चीजों को पहले। तो फिर ये जो लिस्ट देंगे ना, उसी का प्रिंट आउट लेके, और फिर इसके अलावा कोई नया मिलता है तो वो ऐड कर लेना, ऐसे कर सकते हो। बाकी तो ये खुद बना ही देंगे कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ये 4 टॉपिक है। फिर अपन इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं, जिसके अंदर 6-7 टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के, हालांकि वो भी काफी इजी है। फर्स्ट टॉपिक वही सेम आ जाता है, फिर ब्रॉड फिजिकल फीचर्स और मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो
ये भी हम चौथी क्लास से पढ़ते हैं, वही 6-7 डिवीजन में इनको बांटते हैं, जिसके अंदर ये नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गई, फिर प्लेन्स हो गए, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, इसके बाद में पठार हो गया, पठार के बाद में ये पूर्वी तटीय मैदान हो गए, आइलैंड्स हो गए, और थार का मरुस्थल हो गया। तो इनको वही वो एनसीईआरटी जैसे 11th-12th वाली जो एनसीईआरटी है ओल्ड, वहां से एकदम परफेक्ट समझ में आ जाती है। और अगर आप 8th 9th और 10th ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपको मिल जाती है तो उसमें और भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इनको भी वही पढ़ने का, आप इंडिया का एक अलग से सेपरेट मैप लो, और वो भी आप अगर मैप लो तो पॉलिटिकल मैप ना लाके आप वो उसका ज्योग्राफिकल जो फिजिकल मैप है वो लेके आओ, तो फिजिकल मैप से आपको चीजें समझ में आएगी, बाकायदा उसमें दिखाया होगा। तो एक बार अगर समझते हो ना तो फिर बहुत मजा आता है। जैसे मान लो अब एक की बात करें अपन, हिमालय की बात करें, तो हिमालय के डिविजन्स आप उसमें देखोगे मैप के अंदर, तो हिमालय को ऐसे भी बांटा हुआ है ऊपर से नीचे, ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय, शिवालिक, ऐसे दून्स ऐसे। और हिमालय को फिर अगर ऐसे ही बांटा हुआ है कि साहब ये पंजाब हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, ऐसे। उनको हम पढ़ेंगे ना भाई, इनमें इनकी क्या विशेषताएं अलग अलग। जैसे मान लो ऊपर बर्फ रहती है, फिर नीचे आगे दून्स आ गए, शिवालिक आ गया, जहाँ फिर घास आ गई, उनको पढ़ेंगे। फिर नीचे गंगा वाले मैदान आ गए, लावा, ये पठार हो गया। तो इनको एक बार इनको ढंग से पढ़ने से क्या है कि आगे वाले जो टॉपिक है ना वो सारे इंटरकनेक्टेड है। जैसे मान लो आपके एग्रीकल्चर वाला हो गया, मिनरल का हो गया, और मेजर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और इंडस्ट्रीज होगी। तो ये सब चीजें क्या है, जो ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है, किस तरह की आपकी वहां की ज्योग्राफी है, तो वैसे ही वहां मिनरल मिलेंगे, वैसे ही वहां इंडस्ट्री लगेगी, वैसे ही वहां पे फसलें उगेगी। तो ये सारी चीजें एकदम इंटरकनेक्टेड है। तो फर्स्ट टॉपिक को अगर आप ढंग से पढ़ लिया, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, आप राजस्थान की ज्योग्राफी भी आओगे, तो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स को अगर अपन ने ढंग से पढ़ लिया तो फिर आगे वाली चीजें अपने आप याद हो जाएगी। जैसे मान लो दक्कन का पठार है, तो दक्कन के पठार को आपने पढ़ लिया कि ये लावा से बना हुआ है, तो काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी है, तो वहां वहां जो चीजें उगेगी वो इधर गंगा के मैदान में नहीं उगेगी, क्योंकि इसके अंदर अलग टाइप की मिट्टी है, तो यहाँ गेहूं ज्यादा उगेगा। उधर है तो चावल ज्यादा उगेगा। वहां ये एल्यूवियल वाली मिट्टी है, जैसे मान लो आप पूर्वी घाट पे चले गए, कहाँ ज्यादा बह रही है, तो इन पहाड़ियों को और इनको देख लोगे तो ये सारी चीजें कवर हो जाएगी उसके अंदर। आप कुछ ऐड करो तो राम सिंह जी। नहीं, ये बिल्कुल सही बता रहे हो। जो इसलिए जो है ना, जैसे पहला जो टॉपिक है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहा हूँ। वैसे वो ना तो कोई कोचिंग है, वो फ्री में अवेलेबल है। जो वीडियोस बता रहा हूँ ना, इनमें जैसे जो आपने बताया ना देवलाल जी, वो सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। उसमें जैसे भी एक बार ये देख लेंगे ना तो इनको ये पता लग जाएगा कि जैसे पहले इंडियन प्लेट थी, वो उधर थी पहले बिल्कुल साउथ में, फिर वहां से उसने शुरू करना, आगे बढ़ना शुरू किया, तो ये रीयूनियन आइलैंड था, उसके ऊपर से आई, तो वहां से ज्वालामुखी निकलने से अपना ये प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं जिसको, ये लावा से बन गया। फिर ऊपर आया तो यूरेशियन प्लेट से टकराया, उसके टकराने से दोनों में, आपने जो शुरू में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि जब दो प्लेट टकराती हैं, जो भारी होती है वो नीचे चली जाती है, हल्के वाली ऊपर चली जाती है, तो उस तरह से हिमालय बन गए। हिमालय के बाद धीरे धीरे वहां से जब नदियां आनी शुरू हो गई तो मैदान बन गए। तो ऐसे ऐसे क्या है, जब एक बार इनको आइडिया लग जाएगा ना कि पहले ये बना, फिर इसके बाद हिमालय बना, फिर ये बना, फिर आपको धीरे धीरे जाओगे मिनरल्स जाओगे, उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि जो प्रायद्वीपीय पठार होगा उसमें मिनरल्स किस टाइप के होंगे, उसमें जो बहुत पुराने मिनरल्स हैं वो होंगे, जो कोल हैं वो अपने इंडिया में उतने ज्यादा अच्छे वाले कोल क्यों नहीं है, क्योंकि वो बाद में बने। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने से होगा। उसके बाद आपके लिए जो याद करना है ना वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके जो कनेक्टिंग डॉट्स है ना वो ऐसे कनेक्ट होंगे, अच्छा यार ये सबसे पहले बना था इसलिए इसमें ऐसे होगा, ये बाद में बना होगा, या जैसे मैदानी है यूपी वाला जो एरिया है, इस वाले में तो बिल्कुल मैदानी क्षेत्र है, तो इसलिए इसमें जो कर्नाटक में होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, जो मिनरल्स कर्नाटक मिलेंगे वो यहाँ पे यूपी में नहीं मिलेंगे, उत्तराखंड में नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से फिर आपके क्या कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, चीजें याद होंगी। तो एक बार इसके पास टाइम ही नहीं है वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, अदरवाइज टाइम हो और आपको ये चयन करना हो कि यार अभी 2 दिन बचे हैं और मेरे को बुक में से और वीडियो में से क्या करना है, तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद एनसीईआरटी के लिए जाना। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अभी ना तो भर्ती आई है आप लोग, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि खूब टाइम है। तो एक बार वीडियो देखो, उससे आपको मोटा मोटा आइडिया बेसिक लगेगा, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो तो काफी अच्छी तैयारी होगी। तो ये जो मैंने बताया था मानसून वाला, जैसे फर्स्ट जो टॉपिक है ना, प्रमुख भौतिक विभाग अगर ढंग से पढ़ लिए, तो अब जैसे देखो, आप उदाहरण देखो, हमारे आरएस 18 के अंदर एक प्रश्न आया था कि जो पहाड़ हैं वो वर्षा को कैसे प्रभावित करते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में समझाओ। तो अब मान लो अपन पूरा भौतिक पठार पढ़े हुए थे, तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरफ से आया, तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट से टकराता है वो।
तो वेस्टर्न घाट से टकरा के, तो जब टकराएगा तो उस तरफ ज्यादा बरसात होगी, और जैसे ऊपर उठ के वो पहाड़ी से नीचे उतरेगा तब तक वो पूरा उसकी आर्द्रता खत्म हो जाएगी। तो जो कर्नाटक वाला एरिया है वहां पे एकदम सूखा पड़ता है। दूसरा, उसके अंदर जो पासेज बने हुए हैं दर्रे, उन दर्रों में से निकल के वो उसके 3-4 शाखाएं बढ़ जाती है। एक इधर शाखा है जो तमिलनाडु के ऊपर ऊपर से गुजर जाती है। एक अपने जैसे राजस्थान में बरसात नहीं हो रही क्योंकि अरावली ऐसे बसी हुई, तो अरावली के एकदम ऊपर ऊपर से वो निकल जाती है, आगे जाके हिमालय से टकरा रही है। तो ये ब्रॉड फिजिकल फीचर्स पड़े हुए, तो इतना शानदार आंसर लिख दिया उसमें बाकायदा मैप बना के साथ, ये पठार देखो यहाँ है, तो इस तरफ इतनी ज्यादा बरसात हुई, लेकिन ऊपर उठकर इधर गई तो सूखा हुआ, तो इधर एकदम सूखा हो गया। तो ये ब्रॉड फिजिकल फीचर्स आप पढ़ लो ढंग से, एक बार समझ लो तो बाकी आगे वाले सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसी में देखो, अब सेकंड टॉपिक जो मैंने बताया एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज, तो वो एग्रीकल्चर वाला जो वो मिट्टी हम पढ़ेंगे कि कहाँ लाल मिट्टी है, कहाँ काली मिट्टी है, तो कौन सी कृषि को कौन सी मिट्टी ज्यादा ठीक रहती है। तो अब जैसे गेहूं के लिए है, तो गेहूं के लिए ये वाली मिट्टी सबसे बेस्ट है, जो गंगा के मैदानों वाली है, उसमें एकदम ताजा मिट्टी आती है, तो इसलिए यहाँ पे अच्छा है, गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है। काली मिट्टी है कहीं पे जैसे काजू वगैरह, कर्नाटका, गोवा, यहाँ काजू वगैरह, तो वो लेटराइट मिट्टी है वहां, तो वो चीजें यहाँ से समझ में आएगी। अब एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज एक्स्ट्रा जो है उसके अंदर फिर लाइव स्टॉक हो गया, फिशिंग हो गई, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब चीजें सेकंड टॉपिक के अंदर। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, खैर इसमें वो मिट्टियों वाला पूछ सकते हैं या फिर कोई कृषि पूछ लेते हैं, कौन सी कृषि प्रधान कौन सा एरिया है, बस ये कई बार मिलान कर लेते हैं। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो कई बार तो क्या पूछते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर फसल का पूछ लेते हैं कि कौन से स्टेट में ज्यादा होती है, जो नॉर्मली ट्रेंड फॉलो करते हैं, एसआई का जो मैंने पेपर देखा है। या तो उस टाइप के आएंगे, तो वो तो जब इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, उसके आसपास जो लेटेस्ट नोट्स रहे वहीं से आप फॉलो कर लेना, क्योंकि वो कई बार वैसे तो मोटा मोटा आप अभी से याद कर लोगे ना, बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं होती। जिस स्टेट में जो सबसे ज्यादा पैदा होता है, जूट कहाँ होता है, मूंगफली कहाँ होती है, कपास कहाँ होता है, वो लगभग वहीं रहता है। फिर भी फाइनल के लिए वो इकोनॉमिक सर्वे को रेफर करते हैं, वो तो जब एग्जाम आएगा वहां से नोट से रेफर कर लेना आप। दूसरा, कई बार क्या है, जैसे ये विशेषताएं होती है ना फसल की, कि इतने टेम्परेचर के बीच में ऐसी मिट्टी है तो यहाँ कौन सी फसल होगी, ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल कई बार डीप आ जाते हैं। वैसे चांस तो कम रहते हैं एसआई में तो, बट आप लोग तो कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करो, आरएस की भी देनी है आप लोगों को, तो उस बेस पे भी आप ये जो मैं वीडियो बताए थे और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां से भी क्लियर हो जाता है। एक उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो इजीली हो जाएंगे, बस 2-3 टाइप के आते हैं, और मेजर तो इसमें ऐसा कुछ आता है। थर्ड टॉपिक है मिनरल वाला, तो वो तो इन्होंने एकदम खोल के रख दिया, इन्होंने खुद नहीं पूछ लिया, मतलब पूरे मिनरल ना पूछ के इन्होंने पूछा है आयरन, मैग्नीज, कोल, ऑयल, गैस और एटॉमिक। तो अब ये सीधे सीधे रटने हैं बस कि साहब एटॉमिक एनर्जी वाले कहाँ से मिल रहे हैं, ऑयल कहाँ कहाँ मिल रहा है, जैसे बॉम्बे आई, आसाम, 3-4 जगह मिलता है। सेम ऐसे ही आयरन वाले फील्ड कहाँ पे है, कोयला भी 5-7 जगह है जहाँ मिल रहा है। तो वो ये तो एक बार रटने वाली चीज है, एक बार आप समझ लोगे, रट लोगे तो याद हो जाएगा। चौथा टॉपिक इसके अंदर है मेजर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रीज का वही है कि कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्री का पीछे बेस होता है। इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है, अगर वो इजीली प्रोवाइड हो जाता है वहां से, रॉ मटेरियल के बाद में फिर कुछ चीजें हैं जैसे पानी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और दूसरी उसकी खपत नजदीकी हो जाए। तो जहां ज्यादा जनसंख्या है, जहां ज्यादा जैसे मिनरल्स मिल रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज लगी हुई है। तो वो इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज रीजन है, कोई 4-5 अलग अलग बांटे हुए हैं, वो आप प्रोवाइड करवा देंगे, उनको रटने वाली चीजें हैं। इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो बीच में आप बोल सकते हो रामचंद्र जी। नहीं, ऐसा कुछ ऐड, ये जो टॉपिक है ना, देखो ये रटने वाले हैं, जहाँ से नोट्स पढ़ रहे हो, गाइड्स पढ़ रहे हो, वहीं से रटना है, बस सेम इतना सा यही कर टॉपिक सकते हैं। जैसे तो ये जो मैंने पहले ट्रांसपोर्टेशन बता वाले में भी दिया सेम यही चीजें हैं। सेम है, बस आप इसमें इंडिया का मैप लेके बैठ जाओ, और जैसे आप इंडस्ट्री कर रहे हो तो उस वाले में वो गोल गोल करते रहोगे, ये वाली इंडस्ट्री यहाँ है, ये यहाँ है। थोड़ा इस तरह से सोच विचार करके, समझ समझ के, लिख लिख के करोगे ना, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। बस ये एक साइंटिफिक तरीका होता है कि आपको अच्छे से याद हो जाए। बाकी तो रटना है इसमें, तो ये रटना ही पड़ेगा आपको। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कॉरिडोर बनाए हुए हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, कहाँ से कहाँ ट्रेनें जा रही है, फ्रेट कॉरिडोर, तो वो 5-7 इंपॉर्टेंट है, वो इसके अंदर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फिर एक टॉपिक दिया इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज का हालांकि इन्होंने खोला नहीं। अब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या, वही है, खनिज आ गए, गैस आ गई, टाइडल एनर्जी हो गया, विंड का हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, पेट्रोल, जो पेट्रोलियम है वो वापस मतलब रिपीटेड चीजें हैं। तो ये लिमिटेड है, जैसे टाइडल एनर्जी किस जगह पे कहाँ कहाँ आ रही है। इसमें ये फॉरेस्ट सॉइल, ये सब इसमें कवर हो जाते हैं, जैसे आप नेचुरल उसमें देखोगे ना, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसमें। और लास्ट टॉपिक वही फिर वापस जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में था, वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और इकोलॉजिकल इश्यूज। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में जैसे
हॉट स्पॉट की बात हो गई, अपने अंडमान वाला हो गया, हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया। हिमालय वाले पे जाता है। अभी एक था ना, अभी उत्तराखंड में कौन सा एक शहर था, उत्तराकाशी या कौन सा था, उसका वो इश्यूज था कि साहब वो पूरा शहर ही तबाह होने वाला सा है। वो जो प्लेट मैं बता रहा हूँ, प्लेट टेक्टोनिक, अभी भी वो प्लेट हमारी मूविंग है, मतलब अभी रुकी नहीं है, वो धीरे 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 लगातार जो भूकंप आ रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं। जैसे इसके अलावा अभी मैंने मानसून वाला बताया था कि साहब कम वर्षा कहाँ कहाँ हो रही है। जैसे मान लो बहुत ज्यादा ये कर्नाटक वाला कुछ एरिया है जहाँ किसानों का, ये विदर्भ वाला जो एरिया है, यहाँ कम बरसात के क्या कारण है। और इसके अलावा अभी जो इश्यू चल रहे हैं ये मालदीव का, और ये जो इश्यू है तो ये जियोपॉलिटिकल इश्यू है, तो कई बार ये इसमें ले लेते हैं कि साहब लक्षद्वीप वाला जो आ रहा चल रहा है ना, कि मालदीव से अब लक्षद्वीप हम शिफ्ट करें, तो लक्षद्वीप के अंदर क्या इश्यू है। वो जो आप मैप रखोगे तो मैप में ये चीजें भी समझ में आएगी। अब ये भी पूछ सकते हैं, जैसे अभी क्या एकदम ट्रेंड में है ये, तो लक्षद्वीप ये कहाँ पे है, मिनी कॉय कहाँ पे है, इधर अपने अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार ये कहाँ है, कौन सी लाइन जा रही है। तो ये सारे इश्यूज हैं। अब ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में तो पूरे टॉपिक ये बांटे हुए हैं। इसमें कुछ ऐड करो रामसिंह जी। देखो इसका यदि समरी पूछो ना मेरे से कि जैसे शॉर्ट में कैसे करें, तो रिपीट तो वही सारी चीजें होंगी। एक तो ग्लोब, दूसरा मैप, और तीसरा लिख लिख के मैप में जो आइडेंटिफाई करके ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, और चौथा जो सिस्टमेटिक समझने की होती है ना, जैसे आपने बताया कि टेक्टोनिक प्लेट से शुरू करो आप, कि ये आपस में मिलती हैं तो ऐसे बनता है, माउंटेन्स बनेंगे, ज्वालामुखी के ऊपर से यदि कोई जा रहा है तो वहां लाव बनेंगे, हॉट स्पॉट एक्टिविटी जो जिनको बोलते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए फिर आपको रटना पड़ेगा, बस ये इसका सारांश है पूरा। और क्वेश्चंस ऐसा ही को लेके तो ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल फैक्चुअल आ रहे हैं। आपको माउंटेन्स भी रटने हैं, उसी में से आपस में मिलान करने हैं। एक का आपको पता है, एक का नहीं भी पता, तब भी चांसेस है कि आप क्वेश्चन सही कर दो। क्योंकि जिसका पता है आप ये देख लो कि इसका तो ये है, फिर जो तीन बचे उसमें से एक दो का ये पता लग जाता है कि ये तो इसका आंसर है नहीं, मतलब ये इससे मैच नहीं होगा, ये दूसरी जगह। तो ऐसा ही में तो दिक्कत नहीं आई, बट ओवरऑल ज्योग्राफी के लिए बता रहे हैं हम। तो आप ये सोच के कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं वो न केवल ऐसा ही की दे रहे हैं, और भी एग्जाम देंगे, या आरएस की भी भविष्य में आते हैं तो आरएस की देते रहते हैं। तो ज्योग्राफी कॉम्प्रहेंसिव यही होगी कि आप ग्लोब और मैप को तो बिल्कुल अपनी दिनचर्या का पार्ट बना लो, बाकी कॉन्सेप्ट समझो और फिर उसके बाद रखो। ज्योग्राफी में तो इतना ही है। बाकी स्टूडेंट्स को पूछना चाहें तो अभी सेशन किस तरह से रखेंगे? अभी ज्योग्राफी के बारे में पूछेंगे या पहले हम डायरेक्ट हिंदी कर लेंगे? पहले राकेश जी क्या हिंदी वाला करें पहले, या पहले ज्योग्राफी? सर एक बार हिंदी वाला डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में पूछ लेंगे क्वेरीज एक साथ सब। यार मेरे हिसाब से हिंदी बाद में ये है ना, वो हिंदी में गायब हो जाएंगे, फिर ज्योग्राफी के इनके डाउट्स पूछ नहीं पाएंगे। या तो 5-10 मिनट एक बार इनको अभी दे देते हैं मौका, फिर उसके बाद हिंदी शुरू कर लेंगे। ठीक है सर, ऐसा कर लेते हिंदी का हैं। कर लेते हैं, फिर एक साथ पूछ लें, किसी के इश्यूज हो तो धीरे धीरे बता दें। चलो फिर लिख लेना भाई, किसी को ऐसे लग रहा हो तो लेके बैठे होंगे डायरी, ये उम्मीद कर रहे हैं। और जिसको जो हाँ जो डाउट आए हो तो एक बार लिख लो कि ये पूछेंगे फिर बाद में। ठीक हाँ, है, फिर एक बार हिंदी पे। हिंदी का डिस्कस कर लीजिए सर। ठीक है, ओके। हिंदी के क्या टॉपिक रखें अभी नेक्स्ट 14 डेज? प्रत्यय और उपसर्ग है उसमें दोनों। अच्छा, हाँ, तो प्रत्यय उपसर्ग में देखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश के हिसाब से आप देखो तो उपसर्ग है वो प्रीफिक्स है, प्रत्यय है वो सफिक्स है। मतलब किसी भी मूल शब्द के आगे लग के उसका अर्थ बदल दे वो उपसर्ग हो गए, और पीछे लग के उसका भाव बदल दे उसका अर्थ बदल दे वो प्रत्यय हो गए। ये तो एकदम सबसे इजी टॉपिक है और याद करने वाली बातें हैं। तो उपसर्ग में ज्यादातर, जैसे संस्कृत से अगर हम भाषा में चलते हैं ना, तो हिंदी है वो संस्कृत से निकलती है। तो संस्कृत की जो व्याकरण के जो नियम है लगभग लगभग वही नियम है। तो संस्कृत में जैसे 22 उपसर्ग मानते हैं मेन, उन 22 उपसर्गों से ही सारी चीजें हैं। तो वो तो एक बार आप देखोगे ये सारी चीजें रेगुलर 14 दिन ये प्रोवाइड कराएंगे तो सारे उसमें आ जाएंगे। वो 22, जैसे मैं ऐसे की तैयारी करी थी तो वो कम लगभग याद ही हो गए, जैसे प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दु। वैसे देखोगे ना तो ये, तो वो वैसे देखोगे तो ये वो आगे प्रत्यय लगते और हैं, सीधी सी उपसर्ग है बात है। सबसे। मैं ये कहना चाह हाँ रहा हूँ बताओ। कि आप ओवरऑल देखोगे ना तो प्रत्यय और उपसर्ग सबसे इजी वाले टॉपिक है इजी हिंदी में, टॉपिक। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। आप वाक्य देख के भी आपको समझ आ जाएगा कि इसके लास्ट में कौन सा प्रत्यय लगा हो। एक बार नियम पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस कर ज्यादा खेल। तो वैसे ये दोनों टॉपिक तो मतलब बहुत ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से। मुझे तो कभी भी इसमें कोई टफ लगे भी नहीं, ऐसा इश्यू भी नहीं है स्टूडेंट्स को फील हो रहा। तो 22 उपसर्ग जैसे ये हो गए। इसके अलावा जैसे हिंदी के अंदर और जो ऐड करते हैं, तो जैसे विदेशी कुछ हो गए, जैसे बे ला, ऐसे इस टाइप के होते हैं ना, जैसे बेनाम
लावारिस, तो इस टाइप के वो कुछ है जो आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो याद हो जाएंगे। अब इसमें तो सीधा सा आपके ऑप्शनल आते हैं तो सामने दिख भी जाता है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत नहीं आती। संधि में फिर थोड़ी बहुत आ सकती है, बाकी प्रत्यय और उपसर्ग में नहीं आती। प्रत्यय के अंदर बात करें तो वही संस्कृत वाली बात है भाई, लास्ट में लग रहा है। तो संस्कृत के अंदर मैंने जो पढ़ा था तो उसमें दो तरह के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। हालांकि उनमें आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना, और उनके अंदर भी जाते हैं तो फिर वो उसके आगे और ज्यादा विभाजित करते हैं उनको अलग अलग भागों में, अंदर अंदर जाते जाते हैं। लेकिन मोटा मोटा समझने वाली बात है, कृत प्रत्यय वो है जो क्रिया के बाद में लगते हैं। क्रिया इन द सेंस, जैसे मान लो लिखना है, लेखन एक क्रिया है, तो लेखक है वो कृत प्रत्यय आ गया कि वो क्रिया से बना हुआ है। जैसे गायन आ गया, वो गाने से बना हुआ है, वादन आ गया, वो बजाने से है। तो ये प्रत्यय हो गए, कृत हो गए। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पश्चात में कोई प्रत्यय लग रहा है तो वो तद्धित प्रत्यय है। जैसे मान लो आप उदाहरण के तौर पे लेके सुंदरता, सुंदरता एक गुण है, एक विशेषण है, तो इसमें सुंदर के आगे लगा है वो। तो ये मोटे मोटे डिफरेंसेस है जो लास्ट में आ रहे हैं प्रत्यय हैं, आगे आ रहे हैं उपसर्ग है। कई बार इसके अंदर वो साथ में दे देते हैं कुछ चीजें कि साहब इसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय साथ में है। जैसे अभी मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो उसके अंदर कई बार वो दोनों दे देते हैं, भाई इसके अंदर ये बताओ कि कौन से शब्द के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय साथ में आ गए। तो वो हम देखेंगे तो एक बार इजीली पढ़ने से ही ग्रेस्प हो जाती है चीजें, हाँ यार इसके अंदर ये आगे भी आ रहा है और ये पीछे भी आ रहा है। तो वो कुछ है, इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते सेवेंथ पेपर में। इसमें जो क्वेश्चन है ना, जो ट्रेंड्स है, जैसे उसमें ये पूछते हैं कि या तो ये पूछेंगे कि इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों एक साथ कौन से उसमें है, ऑप्शंस में, या कईयों में ये पूछते हैं कि जिसमें दोनों एक साथ नहीं है ऐसा कौन सा है। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस से होगा। जैसे प्रैक्टिस में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अभी ये जो करेंगे क्यूबिट में, तो उसमें कौन से में है कौन से में नहीं है उसको सोल्व करोगे तो ये तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। बाकी नियम का तो जैसे आपने बताया, उपसर्ग के अलग नियम है, प्रत्यय के अलग नियम है, एक बार पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाओगे। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जैसे जो नियम है ना, उनको एक बार पढ़ लिया तो वो फिर कई प्रत्यय में काम आ जाएंगे। जैसे मैं अभी देख रहा था, एक बूढ़ा प्लस आपा, इसमें बूढ़ा में तो बड़ा हुआ है, जैसे आपा प्रत्यय लगा के आप वो शब्द और शब्दांश दोनों मिला के बनाओगे, उसके बाद वो हो जाएगा बुढ़ापा, जिसमें वो छोटा ऊ आता है। बस ये छोटी छोटी चीजें रखनी है, क्योंकि अदरवाइज क्या है, एग्जाम का जो मैं पहले कहता था प्रेशर रहता है, उसमें आप पकड़ नहीं पाओगे। ये आप शांति काल में जो प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, इस वाले में छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करके और ये नियम सीख लें। उसके बाद तो ये दोनों टॉपिक तो बहुत ज्यादा इसमें गाइडेंस की ऐसी जरूरत नहीं है, कि खुद किताब में पढ़ लोगे तब समझ में भी आ जाते हैं, कोई ऐसा उलझन वाला या ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस एक ट्रेंड्स का यही है कि या तो प्रत्यय पूछेंगे या उपसर्ग पूछेंगे, या दोनों एक साथ कौन से में, या एक से ज्यादा उपसर्ग कहाँ लगे, ये सारे आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगे। एक से ज्यादा उपसर्ग का मतलब जैसे अप्रत्याशित है, तो उसमें अ भी है, फिर प्रति भी है, फिर आशा मूल शब्द है, और फिर इत प्रत्यय है। तो इस तरह से इसमें 2 उपसर्ग हो गए, एक प्रत्यय हो गया। तो ये आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस डालेंगे ना, उसमें हमने पहले भी देखा था कि ये इस तरह से होने चाहिए कि जिसमें सारे ट्रेंड्स टाइप के क्वेश्चंस आ जाए। तो वो आप 14 दिन प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही ऐसा कोई छूटेगा नहीं कि जिस इस टाइप का छूट गया। इस इन दोनों टॉपिक्स में तो काफी इजी रहेगा इनके लिए भी, और एंजॉय करेंगे मेरे से। अच्छा, अब जो ये क्यूबिट हम कर रहे हैं तो मतलब ये कोई एग्जॉस्टिव नहीं है कि साहब अभी आपको दे दिया तो कंप्लीट आपकी चीजें समझ में आ गई या फिर एकदम आप परफेक्ट हो लिए। देखो, तैयारी जब करते हैं तो तैयारी के अंदर चीजें मांगती है रिवीजन। कोई भी हमारा दिमाग है ना, चीजों को रिटेन तब करता है जब बार बार उसको याद करते हैं। तो ये सब चीजें इसलिए, लेकिन उससे पहले एक ओरिएंटेशन होना आपको जरूरी। तो ये जो पूरा कोर्स है उसमें आपको एक ओरिएंटेशन मिल जाएगा कि जैसे अभी आज ये टॉपिक अपन ने डिस्कस कर लिया, तो अगर हम पूरे सिलेबस को एक साथ लेके बैठे तो शायद 5-6 घंटे लग जाए। तो इसको इतने टॉपिक्स में बांट के, जैसे आज अपने डिटेल में ये डिस्कस कर लिया कि ज्योग्राफी बेसिकली अपने पढ़ना कैसे है। अब नेक्स्ट जैसे मान लो राजस्थान ज्योग्राफी होगी, तो वो राजस्थान ज्योग्राफी कैसे पढ़ना, तो एक एक ओरिएंटेशन मिल जाएगा आपको। अभी ज्यादा ऐसे रटने पे ज्यादा जोर नहीं देना कि साहब अभी बिल्कुल याद करना, कि अब एक लिमिट होती है। आप 48 घंटे बाद में, जैसे साइंस आप पढ़ते हो ना, साइंस ये कहती है कि साहब आप 24 घंटे बाद में इतना % भूल जाते हो, 48 घंटे बाद इतना % भूल जाते हो, 72 घंटे बाद इतना भूल जाते हो। तो आप कितना ही रट लो, अगर रिविजन नहीं करोगे तो वो एक सर्टेन टाइम बाद में आप भूल जाओगे। तो ये क्यूबिट जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंडिकेटिव है कि आपका एक तो ओरिएंटेशन हो जाएगा कि ये जो टॉपिक अपन जो पढ़ा रहे हैं तो वो बेसिकली हम पढ़ें कैसे। और एक एक बार अगर आपके दिमाग से निकल गई ना वो चीज, और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो आप औरों से बेटर फील करोगे कि यार ये ऐसी चीज थी, ये वापस रिवीजन हो गया। बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन।
अब देखो, आप जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री में पिछली बार भी उदाहरण दिया था, आप पूछो खट, अपन नींद में जगह के पूछो खट बता देंगे कौन है कि जवाहरलाल नेहरू। और वही आपको ये पूछ लो चौथा कौन था, नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रटाते आ रहे हैं अपने प्रार्थना सभा में, स्कूलों में, किताबों में, तो अपने दिमाग के अंदर वो चीज एकदम फिट हो गई। तो रिवीजन सबसे बड़ी चीज है। तो अभी आप 14 दिन, आपको लग रहा होगा यार 14 दिन में ये सब चीजें करके फिर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बिल्कुल ही आती, हम भी पढ़ते थे तो ये चीजें दिमाग में आती थी। लेकिन एक बार आप घबराना नहीं, जो चीजें बता रहे हैं, जैसे जैसे बता रहे हैं, एक बार आप पढ़ लो, जो क्यूबेट में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उनको सोल्व करो, तो उससे कुछ कॉन्फिडेंस भी आएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ लोगे तो एकदम चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। नहीं, दूसरा देखो 150 को एक साथ देखोगे ना आप, तब तो ऐसा लगेगा कि यार इतने दिन कौन करेगा, ऐसे होगा। आप इसको सब्जेक्ट वाइज जाओ, फिर टॉपिक वाइज जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यार टाइम कम और है। जैसे अब ज्योग्राफी है, उसका आपको 14 डेज दिया है, उसमें उसको टुकड़ों में बांट दिया, तो एक टॉपिक का आपको एक दिन मिल रहा है। तब एक दिन में कई बार तो आपको लगेगा कि यार ये जैसे ब्रॉड फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, वो एक दिन में आपसे हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लेंथी है या ऐसे है, यदि टुकड़ों में करोगे ना तो धीरे धीरे आपको पता भी लगेगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और दूसरा देखो, हम जो जैसे लेक्चर ले रहे हैं, मान लो आज ले रहे हैं, ये आपको पता है कि ज्योग्राफी का जो पूरा सिलेबस है उसको आपको ना तो पूरा समझा सकते हैं, और ना ही वो पर्पज है, ना आपका पर्पज है। पढ़ना तो अल्टीमेटली आपको कहाँ से पढ़ना है आपको ये बता देते हैं, कौन सी वीडियो देखने चाहिए वो बता देंगे, कौन सी बुक ज्यादा अच्छी है वो बता सकते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हमने किस तरीके से पढ़ा और जो हमें लगता है कि ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है वो आपको बता देंगे। इतना ओरिएंटेशन यदि एक स्टूडेंट को मिल जाता है तो फिर सेल्फ स्टडी तो आपको करनी है। और यदि अब कोई स्टूडेंट, मुझे पूरा भरोसा है, जैसे मान लो पूरा फॉलो कर लेता है, तो उसको ये पता लग गया है कि इस सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और कुछ कुछ उसने प्रैक्टिस कर ली, तो जब एग्जाम आएगा ना तो वो बहुत आगे रहेगा बाकी लोगों से, उसको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और बाकी तैयारी करने का पूरा मौका मिल जाएगा। तो ये एक इस तरह से अल्टीमेटली आप देखोगे तो दिखता तो 150 दिन का ऐसे पड़ा है, लेकिन एक्चुअल में पूछो तो ये समरी टाइप पूछो तो कि हाउ टू ईट एन एलिफेंट, तो बिट बाय बिट, पीस बाय पीस, ऐसे डे वाइज चलते रहो, आपको पता मिल लगेगा कैसे 150 दिनों। तो राकेश जी, बुक लिस्ट जैसे एक तो एनसीईआरटी की बताई थी मैंने, 11th-12th पढ़नी है आपको। हाँ जी एक सर। जो ये जो राम सिंह जी ने बताई थी ल्यूसेंट वाला, उसके अंदर जो वाटरवेज हो गया, माउंटेन्स हो गई, वो उसके अंदर एक लिस्ट दी हुई है, तो सारी एग्जॉस्टिव है वो, वहां से आप पढ़ लोगे तो इजी हो जाएगा। और कुछ आप सर जो आप लोगों ने बताया है वो सफिशिएंट है आई थिंक, है ना। मैंने भी पीवाईक्यू देखा था, तो इतना भी अगर कर लेंगे तो कुछ नहीं छूटने वाला। बस बात है कि इनको चीजें रटनी पड़ेंगी और वो थोड़ा मैप की हेल्प लेके चीजें करनी पड़ेंगी। और बाकी तो आज आप लोगों ने पूरी ज्योग्राफी रिवाइज करा दी मेरी भी, मतलब सही था, यहाँ सारे कॉन्सेप्ट नहीं, रिवाइज हो रहे थे। एक पॉइंट और मुझे कहना है। जैसे इनिशियल स्टेज पे मैंने ये कहा था या हमने कहा था कि कोई यदि इसको पूरा कर लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इन लोगों को लग रहा होगा कि हमने ये भी कहा था कि दिन में 1 घंटा लगेगा, है ना, लेकिन इसकी तैयारी करने से पहले सोच रहे हो कि यार 1 घंटा तो उसको सोल्व करने में लगता है, उससे पहले पढ़ना भी तो पड़ रहा है। तो देखो इसका ये सिंपल सा रहता है, जिसके पास टाइम है तो पढ़ो, फिर तो पढ़ने के लिए तो बैठे हो, और तैयारी करके फिर अटेम्प्ट करो तो ज्यादा अच्छा है। जिसके पास टाइम नहीं है, जिसने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उसके बाद वो किसी जॉब वगैरह में और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाह रहा है, तो वो भी बुरा नहीं है। आप प्रैक्टिस करके भी आपको ओरिएंटेशन मिलेगा, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो उससे पहले एक बार, चाहे मजबूरी समझो, आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक कौन सा है, मैं ये तो देख लूं, तो आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको एटलीस्ट ये तो आइडिया लग जाए कि हाँ मेरे को यहाँ से पढ़ना है, आज तो नहीं पढ़ पाया, आज तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये आइडिया है कि यहाँ से पढ़ना है, ये वीडियो देखने थे, और ऐसे ऐसे करते हैं, तो अल्टीमेटली तो फायदा होगा ही। इसलिए दिल छोटा ना करें। जिसको टाइम कम मिल रहा है, ये सोच रहा हो कि मेरा टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, तो वो जब भी होगा हो जाएगा। आप तो कंटिन्यू जरूर करना है इसको, और ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है, 20 क्वेश्चन में कितना टाइम लगता अच्छा, लंबी तैयारी के दौरान देखो, मोटिवेशन वाली बात करते हैं, तो हम जैसे जिन फेजों से गुजरे हैं, 3-4 एग्जाम देके, तो तैयारी का अलग अलग फेजों से गुजरती है तैयारी। जैसे अभी जो जिस फेज में हो ना, आप हाईली मोटिवेटेड होते हैं हम स्टार्टिंग में, कि बस अब करना है। वो मोटिवेशन चाहे आपका इनर मोटिवेशन हो, आउटर हो, कैसे भी आपको मोटिवेशन मिला है, हम एकदम हाईली मोटिवेटेड होते हैं स्टार्टिंग में, अपना कर्व यूं जाता है एकदम हाई। और फिर एक रेगुलर, जैसे मान लो 150 दिन की बात कर रहे हैं, 150 दिन की तैयारी में, अब जैसे मान लो शुरुआती आपने 1 महीना आप एकदम टॉप पे चले, फिर एक फेज ऐसा आता है जहां आदमी बोर हो जाता है। 99% हो जाते हैं ऐसे, सबके साथ होता है। वो लगता है यार मजा नहीं आ रहा, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा इससे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो बोरियत वाला है, तो उसमें आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। वो हर व्यक्ति के तैयारी के फेज में आता है। पढ़ाई नहीं, आप रनिंग कर लो,
आप रनिंग करोगे ना, तो जैसे मान लो आपने टारगेट लिया कि सर 5 किलोमीटर मुझे रनिंग करनी है, तो पहला जो किलोमीटर है ना, आप स्ट्रेटेजी आप देखो, 5 किलोमीटर रनिंग करने की स्ट्रेटेजी आप पढ़ो, कई ऐप्स में मिलेगी। तो वो स्ट्रेटेजी में क्या बताते हैं, पहले किलोमीटर के बारे में कुछ नहीं बताते कि पहला किलोमीटर में आप एकदम हाईली मोटिवेटेड होते हो, सेकंड में थोड़ा थोड़ा वो दिक्कत बताते हैं तीसरे से चौथे किलोमीटर में, कि तीसरे से चौथा किलोमीटर आप जब पूरा करोगे ना, वहां वो सबसे ज्यादा बोरियत लगता है कि आप सांस भर गई, अब रुक जाना चाहिए, अब तो नहीं हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। चौथा अगर किलोमीटर पूरा कर लिया आपने, तो चौथे से 5 दिन बढ़ते लगता है यार 1 किलोमीटर तो बचा है, अभी कर देते हैं। तो ये फेज आपकी तैयारी के दौरान भी आता है कि जब हम बीच में आ जाते हैं कि लगता है यार बोर हो रहे हैं, अभी मजा नहीं आ रहा, समझ में कुछ आ नहीं रहा, वैकेंसी नहीं आ रही, तो वहां अगर आप मोटिवेट करके उस फेज को पार कर गए, तो डेफिनेटली आप अपना जो गोल है उसको अचीव कर लोगे। हाँ बिल्कुल, और इनके बीच में तो एक व्लादिमीर पुतिन भी है, तो इनको तो घबराने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी सर अब क्वेश्चन इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, तो यार पहले आप सबने व्लादिमीर से सुन लिया बात होगा। करते हैं। क्या सर? पहले पहले व्लादिमीर पुतिन से बात हो जाए तो पता लग जाए अपने को क्या चल रहा है रशिया यूक्रेन सर में। उनसे तो ज्योग्राफी में पहले आज अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि यूक्रेन, और ये अभी शायद हो सकता है यूक्रेन को कब जाने में ही लगे हैं। चलो ज्योग्राफी तो का पार्ट है, व्लादिमीर पुतिन बताएं भाई, कोई इश्यू है क्या? वैसे तो पुतिन को कोई इश्यू नहीं होता, फिर भी कुछ हो और तो यार अब आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो और बात कर सकते हो, या पहले कोई इशू आया हो, या किस तरीके से इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाया जाए, तो आपके कुछ सजेशंस हो। अब आप अनम्यूट कर सकते हो, अब हैंड रेज कर लो, मैं अनम्यूट कर दूंगा इधर से। हाँ, मैं दो तीन चीजें बोलना चाह रहा हूँ इससे पहले कि स्टूडेंट्स अपने से पूछें। एक तो हाँ सर। आपको जो बताया हो कि ऐसे ऐसे मिलेगा, जैसे आपने हिस्ट्री का किया है और हिंदी में संधि की है, तो उसमें कोई इश्यूज रहे हो वो बता देना। दूसरा, इस वाले में कोई डाउट रहे, ज्योग्राफी और उपसर्ग पड़ता है, ये बता देना। और तीसरा, इसमें और यदि आप लोग हमसे ज्यादा क्लासेस लेना चाहते हो या बीच में जैसे डाउट्स आ जाते हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी, ऐसे आप चाहते हो कि बीच में कोई एक दो सेशन और हो जाए, तो भी बता सकते हो भाई, आजकल हम फ्री हैं, ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। हैंड रेज कर लो यार, मैं अनम्यूट कर लूंगा इधर से आप लोगों को। कर रखा है ना ये अजीत सिंह। अजीत सिंह बोलना चाह रहे हैं कुछ। ओके ओके। हाँ सर, मैंने कर दिया इधर से, हाँ आप बोल सकते हैं। अजीत सर। शायद सर को आवाज नहीं सुनाई दे रही। अच्छा, कुलदीप। कुलदीप सर हैं। हाँ कुलदीप सर, आप बोलिए। जय हिंद सर, गुड इवनिंग। जय हिंद, गुड इवनिंग। जय हिंद सर। एक तो सर जैसे ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लाइक कि पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर से जा रहा होता पूरा। और जैसे एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से पूरा कवर हो जाएगा क्या जो सिलेबस है, या फिर कुछ ऐसा सोर्स हो कि भाई जहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे कुछ एक बुक हो जाए, वहां से पढ़ लो सारा और वहीं से सारा हो जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए लाइक कोई एक बुक हो जहाँ से पढ़े और सारे टॉपिक्स कवर हो जाए और वहीं से सारा कुछ हो जाए, वैसा कुछ हो तो। देखो, अभी एक एग्जाम हुआ है, आरपीएससी ने एग्जाम करवाया, तो उसमें ये कह रहे हैं साहब एक बुक से कुछ क्वेश्चन आगे वो विवाद बन रहा है। तो ऐसी कोई बुक नहीं मिलेगी आपको कहीं पे जहां से सारे क्वेश्चन आ जाए। जो कमीशन है ना, वो भी नहीं चाहता कि वहां फालतू विवाद हो। अभी हमने आपको बताया था ज्योग्राफी को एक बार आप कंसेप्ट समझ लोगे ना, स्टार्टिंग में आप पता नहीं जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे, कॉन्सेप्ट एक बार आपके समझ में आ गई तो ज्योग्राफी आपको इतनी अच्छी लगेगी। तो 11th-12th की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वहां आप जाओ, और फिर जो जैसे फैक्चुअल चीजें रटने वाले, जैसे वाटरवेज, माउंटेन्स, ये कौन सी कहाँ है, छोटे 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 छोटे, जैसे आपके लूसेंट वाला बताया, तो वो अलग अलग जगहों से आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी तो ये जैसे प्रोवाइड करवाएंगे नोट्स बना के, ये लास्ट में जो कह रहे हैं तो राकेश या तो ये ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे ये जो लिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं ना, उस लिस्ट के बाद आप ऐड करते रहेंगे, क्योंकि आप तैयारी के दौरान कई बुक्स से सामना करेंगे, कई बार लूसेंट भी पढ़ेंगे, उसमें से जो एडिशन मिल गया, जैसे इन्होंने जो नोट्स दिया प्लस दो तीन वाटरवेज मान लो या माउंटेन्स मान लो, जो एक्स्ट्रा मिल गए वो उसी नोट्स में लिख लो। उसके अलावा कोई गाइड पढ़ रहे हो या कहीं बाद में टेस्ट सीरीज होगी, वहां कुछ फैक्ट्स मिल गए तो वो वहीं लिख लो। तो एक साथ कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट बन जाएगी ना, टॉपिक वाइज, जहाँ जो चीजें रटनी है, जैसे वाटरवेज हो गए, ये दूसरे माउंटेन्स, प्लेटोज, इन सब की तो एक लिस्ट कर लो, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। सेम इंडिया ज्योग्राफी में मिनरल्स वगैरह हैं, वो तो लंबे चौड़े रहते हैं, तो उनकी तो चलो आप ज्यादा नोट्स नहीं बना सकते हो,
लेकिन एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसकी बना सकते हो, क्रॉप्स वगैरह है उसका बना सकते हो। ओके सर, एक जैसे एटलस का यूज करना हो तो वो कैसे किया जाए? एटलस का मैं बताया था, जैसे एटलस के लिए आप जो भौतिक जो नक्शे हैं ना, राजनीतिक के बजाय भौतिक नक्शों को आप देखोगे तो वहां चीजें समझ में आएगी। तो एटलस का भी सेम वो जो हिंदी वाला बताया था ना कि आप देखते हो बिट बाय बिट, पीस बाय पीस, तो वैसे आप रेगुलर उसका आप जैसे इंडियन ज्योग्राफी है या इंडिया का जो मैप है उसको आप टुकड़ों में बांट के देखो भाई। पहले अपने को उसके जो कई एटलस इतनी अच्छी आती है कि वो अलग अलग बांटी हुई, तो जैसे पहले हिमालय का मैप है उसको देखोगे आप, तो भाई हिमालय वाला पार्ट के अंदर कहाँ से कौन सी चोटी कहाँ पे है, कौन से दर्रे हैं, कहाँ पे दून बने हुए हैं, कहाँ क्या चीजें हैं। इसके बाद फिर गंगा वाला देखो, साथ साथ में जैसे अपने हालांकि ग्लोब वाला तो इतना काम नहीं आएगा इसके अंदर। एटलस का तो यही है कि आप एक एक उनको बांटे हुए हैं वो सब अलग अलग सब कैटेगरी में, उनको आप धीरे धीरे देखना पड़ेगा आपको रेगुलर। एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, देखो उसमें मजा भी आता है जैसे फ्री टाइम पे जब रहते हैं। वो दोनों चीजें सेम ही है। जैसे मैं पहले कह रहा था ना कि आप मैप लगा के वो डेली 10 से 15 मिनट देख लो, मैप में सारी चीजें एक साथ दिखती हैं। आप एटलस को 1 बाय 1 जा सकते हो, उसमें पेजेस अलग अलग हैं कि नदियों का एक साथ दे देंगे, माउंटेन्स का एक साथ दे देंगे। दोनों ही चीजें अच्छी हैं। आप एटलस भी कर रहे हो तो उसमें भी ये कर लो कि दिन के दो दो पेज करते जाओ। एक दिन रिवर्स देख लिए, एक दिन माउंटेन्स देख लिए, एक दिन कुछ प्लेटो देख लिए, एक दिन मिट्टियों के बारे में देख लिया। उसमें भी वो धीरे धीरे करना पड़ेगा लेकिन ज्योग्राफी में आपको, और फिर सेकंड टाइम उसका रिवीजन होगा। अल्टीमेटली तो एटलस में भी वही है ना कि आपको दिखा रहा है लोकेशन की ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो एक तो ये होता है वैसे पैसिव स्टडी की, आप देखोगे और फिर आपने देख लिया कि ठीक है यहाँ है। एक आप मैप लेके खुद बैठोगे और फिर खुद उस पर इंडिकेट करोगे अच्छा यार ये यहाँ है, तो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव रहता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों चीजें ही कामयाब है, जैसा उचित लगे वैसा करो। ओके सर, थैंक यू। अजीत जी फिर हैंड रेज कर रहे हैं। अजीत सर आप बोल सकते हैं, मैंने कर दिया दर्शन। हैंड रेज करके चले जाते हैं बस ये। अजीत सर आ रही है, आपकी आवाज आ जाएगी अगर आप बोलोगे तो। मैंने इधर से अनम्यूट कर रखा है। पुतिन छोड़ प्रकाश गए क्या? पुतिन वो कोई जियो पॉलिटिकल इश्यूज पे डिस्कस कर लेते नहीं है हैं क्या? बाकी कोई भी डाउट हो तो यार पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुतिन से पूछ लो भाई चल क्या रहा है वहां यार, पता ही नहीं लग रहा, न्यूज में भी नहीं आ रहा, मिट गया कि पुतिन चल सर इधर। को अनम्यूट कर दिया सर मैंने, अब अगर वो बोलना चाहे तो। सर लेकिन वो बहुत कम शब्द बोलते हैं ना, वो एक्शंस में ज्यादा बिलीव रखते हैं। एनीवे और कोई नहीं, कोई इनके जो रेगुलर, एक तो देखो कोर्स से रिलेटेड जो रेगुलर कोई ग्रीवेंसेज होती है, अगर मैसेज जो करते हैं तो उनको रेगुलर अपने को उनका रिड्रेसल करना है कि ये इश्यूज आ रहे हैं उनका प्रॉपर। और जैसे अभी राम सिंह जी ने बताया कि बीच में जैसे मान लो कोई टॉपिक ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है या आप वो क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं, तो बीच में भी आप कभी भी आप कह सकते हो। इस टाइम फ्री रहते हैं 8 से 9 के हाँ बीच सर, में, तो उस मैंने टाइम पूछा था। करके गाइड कर सकते बिल्कुल, मैं रेगुलर मैसेज करता रहता हूँ सबको, और कोई भी इशू अगर आप लोगों को आता है तो प्लीज आप बता दो। इवन टॉपिक में भी कभी लगे कि ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या पढ़ना है, या हम चाहते हो कि हम लोग पढ़ा दें, तो आप बता दिया करो। मैं दीपक सर हैं, दीपक सर अनम्यूट कर लें आप ना। गुड इवनिंग। दीपक सर सब तो चल गया। अजीत सर मैं एक बार फिर से अनम्यूट कर देता हूँ आपको, अब लेकिन पता नहीं आपकी आवाज क्यों नहीं आती है। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, अब आ रही है सर। सर ये ऑप्शन पे क्लिक करना भूल गया था, ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं, सर कोई ये नहीं। सर मैं फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा हूँ एसआई की, और मतलब सिलेबस भी देख चुका हूँ। तो सर एक दिन का एक टॉपिक कवर नहीं हो पा रहा है, तो क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए? वो बताया ना आपको, बिट बाय बिट ज्यादा अभी रिटेन नहीं करने की जरूरत है भाई। एकदम ऐसे सीरियस लेके कि साहब अभी आज से चीजें याद नहीं होती। अभी मैंने पहले रिपीट किया ना कि चीजों को हम बार बार रिवीजन करते हैं ना, तब जाके याद होती है वो। कोई बिरले होते हैं 1% जो जैसे विवेकानंद जी के लिए कहते थे कि साहब वो एकदम बुक ली ऐसे ऐसे उन्होंने किताबें पलटी और याद हो गया। बाकी हम क्या सामान्य मनुष्य हैं, तो सामान्य मनुष्य के लिए ये है कि आपका रिवीजन बार बार होगा। जितनी बार रिवीजन नहीं, होगा उतनी बार समझ में आएगी।
एक बार ये जानना चाह रहा हूँ, पूरे दिन और भी काम करते हैं कि बस सिर्फ पढ़ाई करना है? मतलब कितना टाइम मिलता है वो दिन में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर 5 घंटे के आसपास लास्ट। फिर 5 घंटे, जैसे आप उसमें 1 घंटे तो कुछ और करते होंगे, हिंदी वगैरह, या 2 घंटे मान, दिन में 3 घंटे भी यदि ज्योग्राफी को देते हो तो अगले 14 दिन ज्योग्राफी चलेगी। उसमें से आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं ना, उसका 70% तो एटलीस्ट आप पूरा कर ही सकते हो। और एक बार वीडियो देख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो वीडियो जरूर देखना, आप अच्छे लगेंगे आपको, उससे बहुत फास्ट और और जो जल्दी कवर होगा। तैयारी की जो देखो फर्स्ट फेज होती है ना, तैयारी की फर्स्ट फेज में सिलेबस से एक बार गो थ्रू होना पड़ता है। ये मतलब आपको स्पीड से एक बार गो थ्रू हो गए तो एक बार ओरिएंटेशन मिल गया मोटा मोटा कि कौन से टॉपिक कहाँ से आ रहे हैं, कैसे पढ़ना है। ये चीजें सब चीजें आरएस की तैयारी करी मैंने। ये तो आरएस का स्टार्टिंग में मैंने तीनों पेपर से एकदम गो थ्रू हो गया एकदम फटाक से। तो एकदम चीजें ये होगी भाई अपने को पढ़ना क्या है, कहाँ इश्यूज आएंगे, कौन सी टॉपिक है जो अपने समझ में नहीं आ रहा, तो उसको एकदम फास्ट पढ़ने की आदत डालो एक बार। फिर दोबारा रिवीजन आ जाएगा, तीसरी बार फिर अपने आप चीजें याद हो जाएगी। तो ये मत सोचो कि आप साहब अभी हम एकदम ही टॉपिक क्लियर कर देंगे और ये एकदम याद हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप फिर भूल जाओगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे। दूसरा ना, ये ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप सिलेबस का प्रिंट आउट ले लो और उस वाले में से जो टॉपिक क्लियर कर सकते हो ना वो तो कर दो, जो नहीं हो ना उस पर गोला कर लो। जैसे ये ब्रॉड फिजिकल फीचर्स वाला है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो इसका मान लो कि एक दिन दिया हुआ है, तो हो सकता है एक दिन में नहीं हो, तो इसको जितना होता है ठीक है, फिर गोला कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कर सकते हो आप। या इसको 2-3 दिन देना चाह रहे हो तो 2-3 दिन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। एक दो टॉपिक तो छूटता है तो आपके पास स्कोप रहेगा कि बीच में रिवीजन का टाइम मिलेगा, एक दिन गैप रहेगा। या कभी हिंदी में जैसे उपसर्ग पढ़ते आपने एक बार पढ़ दिया तो डेली तो उसके नियम पढ़ नहीं रहोगे आप, तो बीच में कभी उसमें टाइम मिल गया तब एडजस्ट कर लिया। लेकिन कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि ये जो टारगेट है ना, इसके साथ साथ चलो, और एक एक बार तो आपका सिलेबस मोटा मोटा चाहे फास्ट ही करना पड़े हो जाए, उससे फिर ओके सेकंड सर, टाइम में आपको थैंक यू। बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। थैंक यू सर। बाकी और कोई? कोई? चलो, हो गए हैं सबके डाउट। कुलदीप सर फिर से कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ सर, एक बार पूछ लीजिए आप। एक सर, जो आपके हिंदी के जो नोट्स थे वो अगर अपलोड हो जाते तो थोड़ा सा वो हो जाता वो उसमें। लिए नहीं राकेश जी, आप ले लो, मैंने बताया था ना आपको, नंबर दिया था। सर वो, हाँ, वो वाले नोट्स मुझे लेके आने हैं, मैं लाके कल या परसों में। फिर अभी ये मेंस टेस्ट सीरीज वाले में बिजी है ना सर, तो 16 के बाद वो कर देंगे। ठीक है। तो ठीक है, आई होप कि सबके डाउट सब क्लियर हो गए होंगे, और अब ये जो नेक्स्ट वीक है वो ज्योग्राफी पे प्रॉपर फोकस करके अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और बाकी बीच में कोई डाउट आता है तो आप लोग प्लीज बता दिया करो, बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सर राकेश जी, वाइंड अप। हाँ राकेश जी सर। जो हमने ग्रुप बना रखा है ना, उसमें इनको जो डाउट रहेंगे ना, ये उसमें भी डाल सकते हैं चैनल में। आप वो वैसा क्रिएट कर लो कि उसमें जो कमेंट के बाद डालते हैं ना, और हाँ सर, उसको फिर मैं जब नेक्स्ट सेशन लेंगे ना, यदि ज्यादा पूरे डाउट आते हैं उस पार्टिकुलर टॉपिक से, तब तो बीच में वीडियो बना देंगे कोई या एक क्लास ले लेंगे, अदरवाइज आप लिखते जाओ, फिर जो हाँ नेक्स्ट हाँ सेशन सर, लेंगे उससे पहले जो डाउट्स हैं या इनकी ग्रीवेंसीज हैं उनको एड्रेस कर देंगे, और ठीक है बाकी सर। चीजें। और बाकी जो सारे मेंबर्स अभी क्या, अभी आप अभी मैसेज भेजे आज आपने, तो अब नेक्स्ट हम्म। सेशन में जो टोटल जो स्टूडेंट्स है वो सारे इसके अंदर ऐड हो जाए तो वो सारे क्लास ले पाएंगे। मान लो अभी आप हाँ हाँ रिकॉर्डिंग सर, भेज रहे हो, फिर मान लो अपनी बिल्कुल। क्वेरीज रह जाती है, मान लो रिकॉर्डिंग तो देख लेंगे, तो वो हाँ हाँ लाइव के सर, अंदर एक अलग रिकॉर्डिंग तो रहेगी। अपन कर ही लेते हैं, हाँ। फिर भी वो सारे जुड़ जाए। अब कल से ये कोशिश करना है कि वो सारे लोग जुड़ जाएं इस ग्रुप के अंदर। हाँ ठीक है सर। ठीक है, और ओके इनको जी। भी मैं ये कहूंगा, जो स्टूडेंट्स है ना, देखो अब आपने कोर्स ज्वाइन किया है ना, तो एक दिन आप नहीं कर रहे हो और थोड़ा लेट कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला जो है ना वीडियो आता है, उसको मेरे हिसाब जरूर सुनना चाहिए। इससे आपको ओरिएंटेशन मिलेगी कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो इसका फिर बेनिफिट तभी हो पाएगा जब आप लाइव जुड़ोगे, तब आपकी क्यूरीज रहेंगी और पूछ सकोगे। आधे से ज्यादा लोगों को क्यूरीज होती हैं, फिर भी वो पूछते नहीं है यार, वो ऐसी हिम्मत दिखाया करो पूछने की, नहीं तो फिर आप बन भी गए थानेदार तो फिर मजा नहीं आएगा आपको नौकरी करके रहोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ सर, चलो मतलब इतना ओपन स्पेस दे रहे हैं अपन, तो इन लोगों को बात करनी चाहिए, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आएगा ना कि हाँ यार कैसे चीजें हैंडल करनी है। इंटरव्यू भी नहीं, देना है अभी डाउट्स आगे आते हैं, आपको। ऐसी बात नहीं है, डाउट्स आते हैं तो पूछ लेने चाहिए, जब मौका मिल रहा है कि हम फ्री बैठे हैं आराम से पूछो, तो अगली बार थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा के आना और पूछ लेना। भाई चलो, दैट इंटरव्यू इज भी ऑल देना फ्रॉम माय आपको। साइड, और अभी वाइंड इंटरव्यू अप भी करते होता हैं। है अरे इसमें ऐसे ही में, तो वो भी आपको डर तो निकालना पड़ेगा, वहाँ इंटरव्यू पे दिक्कत आएगी बाद में।
और सर इनके इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज लेंगे तो भी आप लोग ही लोगे, आप लोग ही बैठे होगे सामने तो एटलीस्ट अभी दर तो खोल लें अपना। चलो बढ़िया। चलो ठीक है फिर। चलो ठीक है भाई, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, बाय, गुड नाइट।